नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र लाइव और मैं आपके साथ प्रताप सिंह वर्मा इस वक्त मौजूद हूँ शिमला से। और आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे बीच उपस्थित है प्रदीप सिंगटा जी, हाटी विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष, और उनके साथ हाटी विकास मंच के कोषाध्यक्ष BN भारद्वाज जी उपस्थित है। आज हमारे प्रदीप सिंगटा जी से हाटी के भविष्य की रणनीति और हाटी आंदोलन के वक्त इनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ऐसे कई तीखे सवालों से आज हम सिंगटा जी से रूबरू हो गए। सिंगटा जी, पहले तो आपका जो है कालचक्र न्यूज़ में मैं स्वागत करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि हाटी एक ऐसा मुद्दा 2-3 साल पहले जब हम यहाँ शिमला में घूमते थे तो हर एक शख्स के जो वहाँ पे हाटी का नाम रहता था। तो आखिर उस मुद्दे का क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले आप का बहुत-बहुत आभार प्रताप जी। समय-समय पर आपका जो चैनल है कालचक्र, लाखों जो हाटी समुदाय के लोग हैं, उनकी आवाज़ को उठाता रहता है। आज आपने हमें मौका दिया, इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। जैसा कि आपने कहा कि हाटी का जो मुद्दा है, अब किस स्थिति में है और क्या उसके किस पोज़ीशन में, आखिर लाखों लोगों को इसका हक क्यों नहीं अभी तक मिल पा रहा? जबकि भारत की संसद ने 2023 में ही इसको बिल को जनजातीय घोषित कर दिया था। लाखों हाटी समुदाय के लोगों को जनजातीय जो हक है वो दे दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ एक लोगों ने इसके खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी, जिसके कारण ये मुद्दा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अभी लंबित है। और जहाँ तक हाटी की बात है तो इसमें कई सालों से हमारे जो सैकड़ों लोग हैं उन्होंने संघर्ष किया है। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हिमाचल के अंदर और यहाँ से हिमाचल से भी हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष इसमें किया। एक-एक कॉन्स्टिट्यूशनल कागज़ हाटी विकास मंच ने तैयार करवाया और परिणाम स्वरूप भारत की संसद से यह पारित हो पाया, जिसके कारण लाखों लोगों को हक भी कुछ एक सर्टिफिकेट भी जारी हुए, लेकिन बाद में मुद्दा अभी न्यायपालिका में लंबित है। सिंगटा जी, जो आरक्षण है उससे जो आपकी यात्रा है, जो उसको लेकर आपने यात्रा की, वो एक संघर्ष भरी यात्रा रही है। सिंगटा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हाटी का आंदोलन चल रहा था तो एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के लिए जो है इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना मुश्किल भरा रहता है। तो आपका जो संघर्ष है उसको आप जो है बताइए कि किस तरीके से आपने इस आंदोलन के दौरान आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपका संघर्ष कितना जो है वो आपकी कठिन कठिन रहा? देखिए, सबसे पहले जो हाटी का ये संघर्ष है 1979 में शुरू होता है, जब एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने ट्रांसगिरी का दौरा किया था भोलाराम पासवान शास्त्री की अध्यक्षता में। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि गिरिपार का जो क्षेत्र है वहाँ पे बसने वाला जो हाटी समुदाय है उसको जनजातीय घोषित किया जाए। उसके बाद अनेक लोगों ने इसमें संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से बीच में ये मुद्दा रुक गया था। उसके बाद प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने जब फर्स्ट टाइम MP बने थे तो उन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा के अंदर उठाया था। फिर राज्यसभा में महेश्वर सिंह जी ने उठाया। उसके बाद अनेक प्रकार के जो यहाँ दस्तावेज है वो इकट्ठे किए गए। बाद में फिर पूर्व जो सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप जी, उनके साथ हमने एक-एक कॉन्स्टिट्यूशनल कागज़ तैयार करवाया। शिमला के अंदर हाटी विकास मंच ने दिल्ली से लेकर शिमला तक एक-एक कॉन्स्टिट्यूशनल कागज़ तैयार करवा के दिल्ली भिजवाए, तब जाके ये सारा मुद्दा हल हो पाया। प्रत्येक मंत्री से मिलना, गवर्नर साहब से मिलना, अनेक कैबिनेट मंत्रियों से इस मुद्दे के लिए आवाज़ लामबंद करना और जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो डायरेक्टर उसके थे नोडल एजेंसी के, वहाँ पे रिप्रेजेंट करना और एक-एक दस्तावेज़ को तैयार करने में हमारे लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बाद में हमने जब ये मुद्दा लंबित हो रहा था राज्यसभा के अंदर, तो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की थी। प्रदीप सिंगटा जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हिमाचल के जो जनजातीय एरिया है, जो शेड्यूल ट्राइब है, पहले किन्नौर और लाहौल स्पीति और छुटपुट 1-2 क्षेत्र और इस प्रदेश का था। लेकिन बहुत पहले एक कमीशन बना था, उसने 7 क्षेत्रों को रिकमेंडेशन की थी। तो आपको नहीं लगता कि जो आपका हक है वो बहुत
देर से मिला है? बिल्कुल आपने ये वाजिब सवाल पूछा। ये करीब 50 साल पहले गिरिपार के नहीं बल्कि दूसरे जो 6 एरिये थे उनको हक मिलना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे सरकारों ने हमारा केस हिमाचल का जो केस थे वह दिल्ली के अंदर रिप्रेज़ेंट नहीं किया है। कभी भी यहाँ पे फुल फ्लेज्ड जैसे 2002 में गद्दी और गुर्जरों को हक मिला माननीय शांता जी ने दिलवाया था। उस प्रकार से यहाँ से किसी भी राजनीतिक जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन पिछली सरकार ने माननीय जयराम जी और हमारे दूसरे जनप्रतिनिधि सुरेश कश्यप जी, बलदेव सिंह तोमर जी, इन सब के अथक प्रयासों से ये मुद्दा हल हो पाया। हाटी में सर हमने देखा है कि जब हाटी का कोई भी सिरमौर में हाटी से संबंधित बैठक होती थी, तो खुमली होती थी। ये खुमली है क्या? देखिए, खुमली का ये कांसेप्ट है कि एक सामूहिक निर्णय है, एक चीपेस्ट फॉर्म ऑफ जुडिशियरी हम कह सकते हैं कि एक ट्राइबल के अंदर अपने जो डिस्प्यूट है, अपने जो विवाद है, वो गाँव लेवल पे ही सुलझा दिए जाते थे। एक आपसी सहमति से। तो एक न्याय न्याय का ये एक बहुत ही सस्ता और अच्छा साधन है। तो खुमली प्रथा के माध्यम से भी हमने जो है खुमली के माध्यम से भी हमने लाखों लोगों को लामबंद किया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ उससे हाटी मुद्दे के लिए एक जो जन जागरण अभियान है वह एक एक जन जागरण जागृति पैदा हुई जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए वो लामबंद हो गए थे। सर यहाँ पे 2022 के चुनाव के बाद एक बात चली थी कि हाटी तो मिल गया लेकिन बीजेपी माटी में मिल गई। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को जहाँ तक लोगों ने समर्थन किया 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर और 2019 के लोकसभा के चुनाव के अंदर और अभी वर्तमान में 2024 के चुनाव के अंदर ट्रांसगिरी से भारतीय जनता पार्टी को जो लीड मिली थी वो प्रचंड बहुमत से मिली थी। ऐसा नहीं है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में मल्टी फैक्टर इशू होते हैं, कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं, कुछ व्यक्तिगत कारण वहाँ पे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाटी ही कोई एक वहाँ पे एक प्रमुख मुद्दा था। लोगों के दूसरे अन्य मुद्दे भी थे। वो जो उस फैक्टर पे भी हमें जाना पड़ेगा। प्रदीप संता जी, आपको नहीं लगता कि हाटी के बाद जो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जातीय गोलबंदी हुई, जिसका कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को नुकसान हुआ? आप ऐसा मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो तो हाटी है वो सभी 14 जातियों को साथ लेके चला था और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, हमारा कोई इससे वो नहीं था कि कास्टिज़्म को बढ़ावा देना है। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। अभी चाहे न्यायपालिका में यदि मुद्दा उलझा हुआ है, तो ऐसे लोग इसमें जा रहे हैं जिनका उस क्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं है, ना कोई वे लोग जनजातीय उस क्षेत्र के हैं, ना उनके अधिकारों को उसमें किसी का हनन हो रहा है। तो हम तो सबको साथ सबका साथ और सबके सहयोग के इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारा मंच भी स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता है कि हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। तो चिंता जी, एक और इसमें प्रश्न है कि जो हाटी है वो पहला जो उसका जब हाटी माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जब लागू मूर्त रूप लेगा, तो उसमें पहले जो पहला स्तर होगा वो जाति विशेष जो है ट्राइब में आएगी या पूरा एरिया ट्राइब में? देखिए इसमें ऐसा है कि अब जो इसमें 2 पैरामीटर है। पहले आपकी जो कम्युनिटी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब होनी चाहिए। यदि उस एरिये में रहने वाले 50% शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो आपका जो ट्रांसगिरी का एरिया है, वह गिरिपार क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया उस सेकंड फेज़ पे घोषित होगा। तो इसमें भी हम लगे हुए हैं लेकिन हमारा जो मेन अभी मोटिव है, प्राइम जो हमारा उद्देश्य है, वो है अभी जो ट्राइबल का जो हाटी कम्युनिटी को दर्जा दिलाना है, न्यायपालिका में अभी विचाराधीन है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट फेज़ है, वो अभी लगभग पूरा होने वाला है, तो उसके बाद हमारा शेड्यूल एरिया चलेगा और वैसे भी हमारे मंच के जो अनेक हमारे जैसे हमने अभी अपने कल्चर को बचाने के लिए हमने एक बहुत बड़ा एक आंदोलन भी हम छेड़ने वाले हैं। जहाँ तक मैं प्रदीप सिंह सिंघटा को जानता हूँ पिछले 10-15 वर्षों से, वो एक आंदोलन तक सीमित रहने वाले व्यक्ति में से नहीं है। तो अगला आंदोलन की सुगबुगाहट हमने सुनी है कि डांगरे और लोहिया को लेकर जो है आपने अगली मुहिम जो है छेड़ने का काम जो है शुरू कर दिया है। उसके बारे में ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ये आपने सही खबर सुनी कि जो हमारा लोहिया और डांगरा है, लोहिया हम हमारे लोग जो पहनते हैं, शालीनता, सभ्यता और ईमानदारी का प्रतीक है। डांगरा हमारी